दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों आप सभी ने कहा था कि सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, तो हमने शुरू कर दी है। अब आपके प्यार और सहयोग की आवश्यकता है दोस्तों। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम हम आगे बढ़ाएंगे और ये समझ के चलिए दोस्तों कि जो इधर उधर की अपडेट्स थी उनको मैंने देना बंद कर दिया है, क्योंकि एक लंबे समय से छात्र भी चाहते थे कि अपडेट्स प्रोवाइड की जाएं, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि गोल मटोल चीज़ें करना। ठीक है, तो और जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। अगर आपका प्यार और स्नेह मिला तो एजुकेशन मंत्रा अपने नाम के अनुरूप अपना कार्य करेगा। जिस प्रकार से एजुकेशन के दम पर हमने इस चैनल की आप लोगों के सहयोग से इतने उच्चतम स्तर पर स्थापना की थी, तो उसी प्यार और सहयोग की बदौलत हम आगे बढ़े हैं और आपका खुद का ये चैनल है। तो हम लोग अब 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में आज के वीडियो में दोस्तों दैनिक जीवन के विज्ञान के ऊपर हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है और आज हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडार लेकर आए हुए हैं जो अवश्य ही आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आता है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो दोस्तों जब मथते हैं तो क्रीम दूध से अलग हो जाती है। इसका जो कारण है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके और भी उदाहरण है, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन हो गई, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गई। ये सारी की सारी जो भी मशीनें हैं अपकेंद्रण पर ये कार्य करती हैं। और दोस्तों अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का ऐसा जड़त्वीय बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, ये प्रश्न काफ़ी प्यारा है। और जल का अगर हम देखें तो 4 डिग्री सी पर, जो 4 डिग्री सेल्सियस है उस पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। परंतु 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर टेम्परेचर करोगे तो इसका घनत्व कम होने लगेगा। तो ताप को हम कन्वर्ट करेंगे, ताप केल्विन में अगर हमको बताना है, चूंकि ये सारे चीज़ें केल्विन में हैं, तो केल्विन के लिए आपको 273 डिग्री सी में 4 को ऐड करना पड़ेगा, तो 277 केल्विन आ जाएगा। 277 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऊपर ही मैंने डिस्कस कर दिया है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होगा वो अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, या स्थिर रहेगी, या डूब जाएगी। तो दोस्तों न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण एक व्यक्ति अगर स्थिर जल में नाव पर खड़ा है तो यदि वह किनारे पर चलेगा तो नाव किनारे से दूर जाएगी, किनारे से दूर बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा। ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर, या ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या छेद पर रखा गया वजन और पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या दोस्तों यहाँ पर ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। तो 4 विकल्प हैं और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर, यह सही होगा। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो जल का जो क्वथनांक है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जब वायु का दाब बढ़ जाएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा और दबाव घट जाने पर क्वथनांक कम हो जाएगा। अब प्रेशर कुकर में अगर हम देखें तो वायु का दबाव बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और प्रेशर कुकर में भोजन वाष्प के ताप से पकता है। मतलब जो भोजन है वो जो भाप होती है उसके टेम्परेचर से पकता है और इसके अंदर का जो उच्चतम ताप होगा ऊपर से छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर यह निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए करेक्ट है। दोस्तों जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, हल्की हो गई, स्थिरता खो बैठी, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है।
तो इसका सही जवाब होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। देखिए, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार किसी वस्तु का भार है वो पानी के अंदर कम और पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। ठीक है, तो भार में यह जो आभासी कमी है वह द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। जब हम पानी की बाल्टी को ऊपर लाते हैं तो उत्प्लावन बल जो है वो समाप्त हो जाता है और बाल्टी भारी महसूस होने लगती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों, दैनिक जीवन से ये जुड़े हुए प्रश्न हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो सोडा वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसकी खोज 18वीं सदी में वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। जोसेफ प्रिस्टली ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेथिल आइसोसाइनेट थी दोस्तों। और ये भोपाल गैस जो त्रासदी है 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 3 दिसंबर 1984, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, एलईडी जो बल्ब अत्याधुनिक आप देखते हैं, इसका जो आविष्कार है निक होलोनिक ने किया था। किसने? निक होलोनिक जूनियर ने प्रथम प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया था और ये 1962 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते थे। इन्हें एलईडी का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेबी डनलप की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम पेट्रोल कार की बात करें तो कार्ल वेंज ने, डीजल इंजन की रुडोल्फ डीजल ने, पनडुब्बी की डेविड बुसलेन ने और मोटरसाइकिल की कोस्टाट केजी डेमलर ने और जेट इंजन की सर फ्रैंक बिठल ने और रॉकेट की रॉबर्ट गोडार्ड ने। ये सारी जो खोजें हैं उनको अवश्य रटें। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार दोस्तों एंग्वागेलिस्ता टेरिसेली ने किया था। एक्सरे का आविष्कार विलियम रॉन्टेजन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब है एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन डॉलगोफ ने। किसने? जॉन डॉलगोफ ने। ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ब्रेडन इंच ने इसकी आविष्कार किया था और कंप्यूटर माउस का डगलस एंजेल बर्ट ने और माइक्रो प्रोसेसर की फेडरिको फैगिन ने। ठीक है, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार हैं। एंजेल बर्ट की हम बात करें तो कंप्यूटर माउस के हैं और ब्रेडन इंच की बात करें तो ये जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इंसुलिन की खोज एफ बेंटिक ने की थी। और यहाँ पर हम बात करें तो इंसुलिन के अधिस्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है और इंसुलिन के अल्प श्रावण से, मतलब इंसुलिन के कम श्रावण से मधुमेह या डायबिटीज मेलिटिस नामक रोग होता है। इसको आप अवश्य याद कर लें। सीटी स्कैन में क्या उपयोग होती हैं? अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे, गामा या इनमें से कुछ नहीं। तो सीटी स्कैन की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा और रोगों का पता लगाया जाता है। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो दोस्तों, अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में। कहाँ पर? कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब हुआ करती है। चींटियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो चींटियों का अध्ययन दोस्तों ये कहलाता है मर्मिकोलॉजी। क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी की हम बात करें तो इसके अंतर्गत सरीसृप वर्ग, उभयचर या रेप्टाइल का अध्ययन करेंगे। और निमेटोलॉजी यो जहाँ पर लिखा है सी नंबर, तो निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड का
अध्ययन, और नीडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन करते हैं। काफ़ी मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं। घाव का अध्ययन दोस्तों आपको किसके अंतर्गत मिलेगा, तो आपका ट्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत घाव का अध्ययन करेंगे, और ओंकोलॉजी की हम बात करें तो इसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन करेंगे, और डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग त्वचा का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पैरासीटामॉल क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि ये पैरासीटामॉल क्या है, प्रतितापक तथा दर्द नाशक दोनों है। लोग जल्दबाजी में दर्दनाशक कर देंगे, गलत है। प्रतितापक भी मतलब ये टेम्परेचर को मेंटेन भी करेगा और दर्द का निवारण भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को वास्तव में पॉलीएथिलीन कहा जाता है, और ये एथिलीन C2H4N का बहुलक है, एथिलीन का। ठीक है, 20 का ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त अगर हम बताएं तो ये जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाई जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारी जो बैक्टीरिया है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। तो चना एक दलहनी फसल है, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन युक्त बनाएगी फसल को। किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है। तो दोस्तों प्लेटिनम का जो उपयोग है सौर सेल बनाने में नहीं होगा। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि यह उच्च आयतन ऊर्जा वाली अक्रियाशील धातु है जो प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करेगी। बाकी सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन सब के प्रयोग से हम सौर सेल बना सकते हैं। फोम के गद्दे और तकिए किसके बने होते हैं। तो जो फोम के आप लोग गद्दे या तकिया देखते हैं दोस्तों, पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों विज्ञान, नैसर्गिक वातावरण और हमारे शरीर में घटित घटना और वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। ये विज्ञान की परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों ये परिभाषा दी है जेकोबसन ने। किसने? जेकोबसन महोदय ने विज्ञान को वातावरण व हमारे शरीर में घटित होने वाले जैव क्रिया प्रक्रम का अनुसंधानकर्ता व अध्ययनकर्ता कहा है। दोस्तों कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। तो जो कौन सा उत्पाद है, तो बिटुमेन है। तो बिटुमेन दोस्तों काले रंग का वर्णक युक्त पदार्थ है जिसे पिघलाकर कंक्रीट में मिलाकर सड़क निर्माण करते हैं, और आम भाषा में इसे कोलतार भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपास का बहुलक आपको बताना है। कपास का बहुलक क्या है। तो दोस्तों कपास का बहुलक सेलुलोज है। ठीक है। कपास सतही सरफेस फाइबर है जो बीज आवंटन के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर की खोज किसने की थी। तो लेजर की खोज थियोडोर मैमन ने की थी। थियोडोर मैमन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अपमार्जक जटिल लवण है किसका। अपमार्जक हम बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के उच्च वशीय अम्लों के सल्फेट या और सल्फोनेट्स हैं। ठीक है। सोडियम और किसके, पोटेशियम के। तो सोडियम इसमें है, पोटेशियम है नहीं तो उसको छोड़ दें। सोडियम और पोटेशियम के उच्च वशीय अम्लों के सल्फेट और सल्फोनेट्स हैं। सूची पहली का दूसरी से मिलान करना है। पेट्रोलियम प्रभाज्य है, संगठन यहाँ पर दिया गया है। गैसोलीन की मैं बात करूँ दोस्तों तो C4 से C9 के बीच होगा। केरोसिन की बात करूँ तो C8 से C16 होगा। भारी तेल की मैं बात करूँ C16 से C30 के बीच होगा, और डीजल C10 से 18 के बीच होगा। तो इस तरह से आप अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट नजर आएगा। दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन इस हमारे सेशन का है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो दोस्तों बैकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, जबकि जो पॉलीस्टाइरीन है वो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो इसको एक बार गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, परंतु पुनः ठोस आकार ग्रहण करने पर उसको पिघलाया नहीं जा सकता है। जबकि अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो बार बार गर्म करने पर मुलायम होगा और ठंडा करने पर हार्ड हो जाएगा। तो बेकेलाइट ऐसा है कि दोस्तों एक बार गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा, पिघल जाएगा, परंतु ठोस आकार अगर ग्रहण कर लेगा तो फिर से इसको नहीं पिघला सकते हो। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक है उसको बार बार गर्म करोगे तो बार बार सॉफ्ट होगा और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। आशा है मेहनत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक प्यार और स्नेह आपसे हम जरूर चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर विजिट करें तो पहली बार तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।